नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिज्ब से जुड़े हुए ये 3 आतंकी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। 2 AK-47, 1 इंसास राइफल भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से मिल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। हिज्ब के ये 3 आतंकी हैं, इन्हें ढेर कर दिया गया और हथियार भी इनके पास से बरामद हुआ। अत्याधुनिक हथियार हैं ये। 2 AK-47 है, 1 इंसास राइफल है जो बरामद की गई है। अभी भी ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ की खबर। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और हथियार भी यहां से बरामद हुए हैं। 2 AK-47 है, 1 इंसास राइफल है। आसपास के इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब ये ऑपरेशन एक बार पूरी तरह से खत्म होगा, इस तरीके की SOP है दरअसल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बार ये पूरे ऑपरेशन खत्म होने के बाद स्थितियां और ज्यादा साफ हो पाएंगी। हिज्ब में किस स्तर के ये तीनों आतंकी थे, किस कैडर के ये आतंकी थे, किस इरादे से ये आए थे, ये तमाम बातें इसके बाद ही साफ हो पाएंगी। हथियार इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अत्याधुनिक ये हथियार हैं। 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद हुई है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और एक बार ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा। बहुत सारे जो सवाल हैं वो उनका जवाब मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी खबर। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिन तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। 17 जून यानी कल दोपहर 3 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वे संवाद करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं जहां कोरोना की रफ्तार या तो धीमी रही या काबू में रही, या जहां कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। इन राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड। कई और राज्य भी हैं, इनसे आज चर्चा होनी है। कल यानी 17 जून प्रधानमंत्री मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। इसमें शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। कई और अन्य राज्य भी हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। शुरुआत मतलब आज से होगी, कल भी वो करेंगे 16 और 17 जून को। 2 दिनों तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो बातचीत करेंगे। अच्छे सुझाव मिलेंगे, कोरोना से कैसे निपटना है इसे लेकर वो बातचीत करेंगे। सुझावों का स्वागत किया जाएगा। किसी तरह की मदद चाहिए उसे लेकर भी इसमें चर्चा होगी। केंद्र राज्य संबंध को और बेहतर बनाने की कड़ी में और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने के लिहाज से भी आज उन मुख्यमंत्रियों से चर्चा करनी है जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या कोरोना का संक्रमण बहुत कम है या काबू में इस तरीके से उसे रखा गया है कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कि मरीजों को कोविड-19 पॉजिटिवों की संख्या बढ़ी नहीं है या कम या धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। इसके अलावा कल उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी जहां पर कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव देखा गया। तो आज जिन राज्यों से बातचीत की जानी है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस चर्चा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे।
और अवधेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आज छत्तीसगढ़ से चर्चा की जानी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की जानी है। अब तक अगर अधिकारियों के ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ दिया जाए तो अब तक छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। अवधेश, निश्चित तौर पे देखिए ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो तकरीबन 6 जो बैठकें हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ हो या प्रधानमंत्री के सचिव के साथ हो, और उनसे जो चर्चा हुई है, चाहे वो लॉकडाउन हो या अनलॉक 1-2 हो, उन तमाम चीजों के बाद आज की जो बैठक वो सबसे अहम बैठक इसलिए है ललित, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 1 के बाद छत्तीसगढ़ में तेजी से संक्रमण का जो दर बढ़ा है, तकरीबन 50% जो है 50% से जो अधिक जो संक्रमण है वो अनलॉक के समय में हुआ है। ये चिंताजनक विषय है कि आखिरकार अब इस स्थिति से आगे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएगी, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बैठकों में प्रधानमंत्री ने तय किया था कि राज्य अपने हिसाब से निर्णय ले कि उसे किस तरह से धरातल पे चीजों को मॉनिटरिंग करते हुए दिशा निर्देश देने हैं। तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से कई सारे निर्णय लिए, लेकिन तमाम निर्णयों के बाद जो नतीजा ये निकला कि स्थिति और बिगड़ते चलेगी, संक्रमण का दायरा था वो अधिक बढ़ते चले गए। तो इन संक्रमण को कैसे रोका जाएगा एक बड़ी चुनौती है। संभवतः आज जो बैठक हो उसमें ये चर्चा हो कि अनलॉक 2 में क्या कुछ खोले जाने चाहिए, क्या कुछ नहीं खोले जाने चाहिए। और पिछली बैठक का भी जिक्र अगर कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में अभी जो लॉकडाउन है उसको और अधिक बढ़ाया जाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बढ़ाने के लिए कहा भी था। तो समझा जा सकता है कि आज की जो बैठक वो काफी अहम है। आज की बैठक के बाद ही आगे की रणनीति यथास्थिति तय हो पाएगी कि संक्रमण के इस भीषण प्रकोप से कैसे छत्तीसगढ़ उभरेगा और कैसे लोगों के मन में फिर से सरकार के प्रति विश्वास जागेगा। जी जी, शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ से एक और बड़ा अपडेट, कोरोना अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते एक और मौत हो गई है। रायपुर एम्स में भर्ती मरीज की मौत हुई है। धमतरी जिले का ये मृतक रहने वाला था। किडनी की बीमारी से भी हालांकि ये ग्रस्त था। तो प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 9 पहुंच चुका है। अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 53 नए मरीज यहां मिले हैं। 116 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हो जाती है 1715। ये संक्रमण के मामले हैं। कुल संक्रमण के मामले 1715। इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या है 875। 831 ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक कोरोना को मात दी है। इधर धमतरी में कोरोना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कुरूद के 6 गांव हैं जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। भेलवा, कूदा, अटअंग, पचपेड़ी, हंचलपुर, भोरझरा, रानीतराई, इन गांवों को सील कर दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, 6 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। भेलवा, कुदा, अटअंग, पचपेड़ी, हंचलपुर, बोरझरा, रानीतराई गांव ये सील कर दिए गए हैं। इन गांवों में 41 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। सभी एम्स के संक्रमित गार्ड के संपर्क में आए थे। और बालोद में एरागुड़ा गांव भी सील कर दिया गया है। डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। सेंटर 9 अस्पताल भिलाई का जो डॉक्टर है, डॉक्टर एरागुड़ा गांव में अपने घर गया हुआ था और तब ये माना जा रहा है कि ये सबके संपर्क में आया होगा। खबर मुंगेली से, जहां क्वारंटीन सेंटर में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर की बच्ची की मौत कमजोरी और खून की कमी इसकी वजह बताई जा रही है। फिलहाल मौत की वजह की जांच भी हो गया। हालांकि कोरोना जांच के लिए भी सैंपल ले लिया गया है। शव को बिलासपुर ले जाया गया है। पथरिया इलाके के बाउली क्वारंटाइन सेंटर का यह मामला है। पथरिया एसडीएम ब्रजेश सिंह और स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी है। हालांकि आरोप लापरवाही के भी लग रहे हैं। 9 जून को इलाहाबाद से ये परिवार यहां पहुंचा था। धमतरी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 राइस मिल पर छापे की कार्रवाई की गई है। राइस मिल से 1000 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। 600 क्विंटल धान भी जब्त किया गया है। कस्टम मिलिंग में लापरवाही का ये पूरा मामला है। स्टॉक में गड़बड़ी के चलते ये कार्रवाई की गई। धमतरी में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 राइस मिल पर छापे की कार्रवाई की गई। राइस मिल से 1000 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। 600 क्विंटल धान भी जब्त हुआ है।
कस्टम मिलिंग में लापरवाही का यह मामला है। स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद ही बड़ी कार्रवाई की गई। एक और बड़ी खबर रायपुर से। खुले मेन हॉल में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। किराना कारोबारी के 3 साल के बच्चे की मौत खुले मेन होल की टंकी में गिरकर इसकी मौत हुई है। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो इसे पेचीदा बना रहे हैं, संदिग्ध बना रहे हैं। आनंद नगर स्थित राधा स्वामी सत्संग न्यास का यह मामला। तेलीबांधा पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। छत्तीसगढ़ बीजेपी का डिजिटल जनसंवाद आज भी जारी रहेगा। कई जिलों में आज भी डिजिटल जनसंवाद के जरिए बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। विक्रम उसेंडी 11 बजे दुर्ग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रमन सिंह 2 बजे रायगढ़ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 4:30 बजे जनसंवाद करेंगे गरियाबंद के कार्यकर्ताओं से। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय के सामने संगठन के साथ तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। विष्णुदेव साय और पार्टी के अन्य आला नेता वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में भले जान फूंकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कई जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की गुटबाजी बता रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में जिस प्रकार से मौत हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, मजदूरों की समस्या है, किसानों की समस्या है और कोरोना के रोकथाम में जिस तरीके सरकार विफल रही है, ये सारे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। एक बड़ी कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी जल्द बनाएगी और सारा चीज आपको ग्राउंड में देखने मिलेगा। रमन खेमा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल का खेमा है, सरोज पांडे का खेमा है। इन तमाम खेमों में भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे आदिवासी नवनियुक्त अध्यक्ष विष्णुदेव साय फंस चुके हैं, जिस कारण वो नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। के बाद बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है। सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तंगधार में पाकिस्तान की भारी गोलीबारी के बाद भारतीय सेना की तरफ से भी जवाब दिया गया है। बार बार सीज फायर उल्लंघन, संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। संधि का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और यही वजह है कि भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के तंगधार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई और इसके बाद तंगधार के इलाके में, और इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज गली गली शराब बिक रही है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने शासन में एम्बुलेंस के जरिए लोगों तक शराब पहुंचा रही थी, उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। वादा विश्वास किया था शराबबंदी का, 18-20 महीने हो गए, गली गली शराब बिक रहा है और मैं दावे के साथ सार्वजनिक तौर में विधानसभा में बोल चुका हूं, शराब के धंधे में 30% शराब दुकान में बिकने वाला दारू अवैध होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। हर महीने 100 करोड़ की लूट इस दारू दुकान से होता है। 100 करोड़ की लूट। यह झूठ सरकार है। शराब से पैसा कमा के सरकार चलाना चाहती। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली मुझको चली। जो 15 साल शराब के दम पर राजनीति करते थे वो किस मुंह से कांग्रेस को सलाह देते हैं। पहले ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शराब बेचा जाता, मगर आखिरी 13 से 18 के बीच में सरकार अपने हाथों पे शराब दुकानों का सरकारीकरण किया और एम्बुलेंस के माध्यम से 2018 में सरकारी गाड़ी, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों तक शराब परोसा गया। देखिए, ऐसे लोग जो शाम को बैठकर उसका सेवन करते हैं, ऐसे लोग शराबबंदी की मांग करें तो हमारी सरकार ने कहा है कि उसको हम चरणबद्ध प्रक्रिया से करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, 3 कमेटियां बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उनका क्रियान्वयन होगा और उसके लिए समय है।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। माना यह जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली जाएगी। करीब 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया समेत 9 सदस्यों ने हिस्सा लिया। समन्वय समिति के सदस्य मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति की राह में खर्च में कटौती रोड़ा नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सशक्तिकरण किस तरह से किया जाए, उनकी सिस्टम में भागीदारी इस तरह सुनिश्चित की जाए, मंडल आयोग, निगम या और बोर्ड वगैरह हैं उनमें नियुक्तियां उनकी की जाए। जो प्रक्रिया है वो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी सामूहिक रूप से वो उसका तय करके और फिर प्रस्ताव भेजेंगे एआईसीसी में, ताकि कांग्रेस प्रेसिडेंट का अनुमोदन उसमें लिया जा सके कि राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक जहां जहां भी संभावना है वहां पर भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। जो कमेटियां हैं, कमेटियों में नियुक्ति की जाए। ये सब पूरा निर्णय लिए गए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हफ्ते 10 दिन तक ही सब पूरी, मैं समझता हूँ, कार्रवाई पूरी हो गई। निजी स्कूलों की फीस अब अभिभावक, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन मिलकर तय करेंगे। सभी निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए समिति बनाने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए। समिति में पालक, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन को का जो एक प्रतिनिधि है वो शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, स्टाफ की संख्या के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों को लेकर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 20 जून से पहले नतीजे जारी किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए सुबह 5 से रात 9 बजे तक की ढील दी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक दुकानें खोलने का समय तय किया है। सराफा व्यापारियों ने रोजाना शाम 7 बजे सराफा दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। कोरोना को लेकर सरगुजा जिले से अच्छी खबर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से 26 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसमें 3 साल की एक बच्ची भी है। सूरजपुर का 1, जशपुर का 1, कोरिया के 6, अंबिकापुर के 3, उदयपुर के 4, लखनपुर से 8 और बलरामपुर के 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना संकट के बीच राजनांदगांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्में पूरी की गई। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अलग अलग जाति के थे। इसके चलते पहले दोनों के परिवार वाले शादी से नाराज थे, लेकिन प्यार के आगे दोनों परिवारों को झुकना पड़ा और आखिरकार वो इस अंतर्जातीय विवाह के लिए राजी हो गए। राजनांदगांव के श्री सिद्धपीठ मां दुर्गा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वर वधू ने मास्क के साथ फेरे लिए। राजनांदगांव में कोरोना संकट काल में भी स्वास्थ्य अमला पूरी तरह अलर्ट है। दिन रात गर्भवती की सेवा में जुटा हुआ है। सुरक्षित प्रसव के लिए लॉकडाउन में भी 23 मेहतारी एक्सप्रेस और इसके 92 कर्मचारी जुटे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रसव अस्पताल में ही कराए जाने की कोशिश की जा रही है। बरसात के मौसम में बालोद जिले के गौठानों में वृक्षारोपण होगा। विभिन्न गांवों में स्थित आदर्श गौठानों में मुनगे का पौधा लगाया जाएगा। इसके लिए ग्राम डढ़ारी के आदर्श गौठान में मुनगे के 50,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसमें 1 महीने से गांव वाले लगे हुए हैं, ज्यादातर इसमें महिलाएं हैं।
कोरोना संकट के बीच कोरबा के कुशल प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर। अब इन मजदूरों को जिले और राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे कुशल मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। कोरबा में बीमार हाथी का इलाज जारी है। अब उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज के गुरमा गांव में एक ग्रामीण के आंगन में यह हाथी गिर गया था और इसके बाद इसे हटाने की कोशिश की गई, कामयाबी नहीं मिली और फिर वन विभाग की टीम, पशु चिकित्सकों की टीम यहां पहुंची। राजनांदगांव में शहर के रानी सागर तालाब किनारे सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर 84 पेड़ों को काटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने एसडीएम से अनुमति मांगी। खबर सामने आने के बाद लोग पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति नहीं देने की मांग कर रहे हैं। मानसून के आगमन को देखते हुए महासमुंद में किसानों ने खेती का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों हुई बारिश से खेती किसानी के लिए मौसम अनुकूल हो गया। किसान खेतों में किसानी के काम में जुट गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।